हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर IICC, न्यू दिल्ली, ऑफ कोर्स बेस्ड न्यू दिल्ली। इलेक्शन डिक्लेयर हो गया था 11 अगस्त को। इलेक्शन डेट है, वोटिंग का दिन है। इस वक्त डिफरेंट पैनल्स बने हुए हैं, बड़ी ज़बरदस्त सरगर्मी चल रही है। मीटिंग्स हो रही हैं, डिनर्स हो रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं, नॉट ओनली इन दिल्ली, इवन इन अदर सिटीज़ लाइक हैदराबाद, बॉम्बे, चेन्नई, अलीगढ़, मेरठ, सो मैनी अदर प्लेसेस। पहले तो मैं बात करूंगा कि इस वक्त 5-6 पैनल बने हुए हैं और अब तक जो देखने में आया, लोग पैनल को एज ए होल वोट करते थे और पूरा पैनल जीत करके आ जाता था। तो जो सिराज साहब को कहते हैं कि उन्होंने 20 साल कब्जा रखा, उन्होंने कब्जा नहीं रखा, बल्कि उनके वोटर्स बहुत हैं, उनके सपोर्टर्स बहुत थे, है नहीं थे। और हर आदमी चाहता था कि अगर मुझे इलेक्ट होना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं सिराज साहब के पैनल में आऊँ। लिहाजा इस वक्त जो बहुत से लोग डिफरेंट पैनल से हैं, वो सब सिराज साहब के पैनल्स के थ्रू ही इलेक्शन जीते और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने किया। एक तो मेरा ये कहना है कि जो पैनल का सिस्टम है, ये खुद बजाते खुद बहुत गलत है और करप्ट प्रैक्टिसेस भी इसमें यूज़ होती हैं। मैं अलीगढ़ का बता दूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़, नॉट ओनली दैट, जो डोनर्स कैटेगरी में लॉ आपके यूनिवर्सिटी कोर्ट में इलेक्शंस होते हैं, उसमें भी हुई कि 2 ग्रुप खड़े हो जाते हैं और उसमें चूँकि वोट होता है, बैलेट पेपर्स भेजे जाते हैं, तो उसमें इतना करप्शन है कि आप पोस्टमैन को पैसा देते हैं, बैलेट्स इकट्ठा करते हैं, पर्सनली लोगों पे दबाव देते हैं कि मुझे ब्लैंक दे दीजिए। और अफसोस ये कि एक पढ़े लिखे आदमी से आप मांग रहे हैं बैलेट। भाई, आप ये तो कह सकते हैं कि 10 लोग इलेक्ट होने हैं, आप मेरे 4 नाम टिक कर दीजिए, और कर देंगे, दोस्त हैं। लेकिन नहीं, उन्हें चाहिए ब्लैंक। यानी आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हिंदुस्तान में कहते हैं डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है, दुनिया में डिक्टेटरशिप है, और ये सब क्या है? और यही इस्लामिक सेंटर में चला। मैं समझता हूँ कि पैनल सिस्टम तो होना ही नहीं चाहिए। जो लोग खड़ा होना चाहते हैं वो खड़े हों, और दे आर फ्री टू कैंपेन, अपनी बातें बताना, उनके सपोर्टर्स उनकी बात करें। लेकिन ये जो पैनल का सिस्टम है, दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। लिहाजा हालांकि जो मुझे अब तक इत्तला है कि उसमें 7 लोग तो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए हैं, और मोर देन, चूँकि 5 तो पैनल हैं जो मुझे मालूम है। एक सिराज साहब का पैनल कहलाता है, हालांकि पैनल्स के नाम प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के नाम पर हैं, लेकिन वहाँ पर माजिद तालिब कोटी जो है वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, लेकिन पैनल का नाम सिराज कुरैशी पैनल है। दूसरा अबरार साहब का नाम है, वो भी प्रेसिडेंट के लिए हैं। आसिफ हबीब साहब का है, अफजल अमानुल्लाह साहब का है, सलमान साहब का है, और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी ग्रुप या पैनल का हिस्सा नहीं, वो भी खड़े हैं। उसी तरह से जहाँ तक मेरी इत्तला है कि 7 लोग खड़े हैं
प्रेसिडेंट के लिए, 7 खड़े हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, और बीओटी के लिए तो मोर देन 40 हैं, इसी तरह से एग्जीक्यूटिव के लिए। जहाँ तक जो मेरा लोगों से डिस्कशन हुआ, जो बातें अलग से होती हैं, लोग दरअसल डरते हैं पब्लिक में वो सही बात करने की, बहुत कम हिम्मत करते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज लोगों की ये व्यू है, और जो मेरा भी है, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, कि अगर आप किसी पैनल को पसंद करते हैं तो 13 लोग इलेक्ट होने, 13 में से 5 या 6 आप उस पैनल में इलेक्ट करिए। तो अगर 6 करते हैं तो 7 जो है वो डिफरेंट पैनल्स में, चूँकि हर पैनल में अच्छे भी हैं, हर पैनल में बुरे भी हैं। जैसे कुछ लोग जो बाय एंड लार्ज जाते थे सिराज साहब के पैनल में, वो इसलिए जाते थे कि उनके साथ वोट बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस बार जिस तरह का वो कैंडिडेट है, मैं खुद उनका हमेशा सपोर्टर रहा, और आज भी उनके बारे में कोई गलत बात ना कहता हूँ ना सुनता हूँ, इसलिए कि नो डाउट उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस सेंटर को खड़ा करने के लिए, और वो बातें मैंने पहले कही हैं। तो ये सब खराबी ढूंढना कि उन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया, ये दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। काम उन्होंने बहुत किया, लेकिन उनकी क्या मजबूरी रही कि वो ऐसे कैंडिडेट को ले जिसका नाम है माजिद अहमद तालिकोटी, जो एक आरएसएस ने मुस्लिम मंच बनाया, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जिसके कर्ता धर्ता इंद्रेश कुमार जी हैं। वो किस लिए बनाया? दैट हैज़ बीन क्रिएटेड टू डिवाइड द मुस्लिम्स, उन्हें तोड़ने के लिए। हालांकि उसमें इन्हें कामयाबी ना 19 में मिली और ना 24 में मिली, इसलिए कि जब तक आरएसएस अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करेगा, जो वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है, एंड दैट इज ऑलवेज टू टारगेट मुस्लिम्स। नो, आई डोंट यूज द वर्ड माइनॉरिटीज। वो मुस्लिम्स को, चूँकि लोग शर्म करते हैं मुस्लिम्स का नाम लेते हुए भी, वो माइनॉरिटीज़ को नहीं मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं। इसलिए मुसलमान मजबूर है कि वो मुखालफत करे, एग्रेसिव ना रहे, लेकिन वोट नहीं देता। और 24 में देखा लोगों ने क्या हुआ। तो तालिकोटी साहब को कहा जा रहा है कि वो नेशनल कन्वीनर हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। तो भाई इससे पहले आरिफ मोहम्मद खान साहब आए थे, उस वक्त आपने उनको मुखालफत ये की कि क्या आप यहाँ आरएसएस का हेड ऑफिस बनाएंगे इसे इस्लामिक सेंटर को, तो वो बात तो आज भी वैलिड है। तो दूसरी चीज़ ना समझी मैं कहूँगा, हमारे एक बड़े सीनियर लीडर हैं, राइटर हैं, एक्टिविस्ट हैं, जैसे इनका नाम आया तो उन्होंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा कि ये आरएसएस बीजेपी के बहुत करीब है, और इन्होंने जो मुसलमानों के आरएसएस के बीच में खाई थी उसे कम किया। क्या इनकी हैसियत है ये कुछ कर देंगे? क्या ये आरएसएस की पॉलिसी को बदल देंगे? वो तो मुख्तार नकवी भी रहे, शाहनवाज भी रहे, जाने कितने रहे, क्या असर हुआ उनका? तो इन्हें सिर्फ प्रमोट इसलिए किया जा रहा है कि केरला में आरएसएस और बीजेपी अपने पांव जमाना चाहती है, इसलिए इन्हें प्रमोट किया जा रहा है। और सिराज साहब का जहाँ तक सवाल है, नो डाउट ही इज़ आल्सो इन बीजेपी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, लेकिन उनकी कम से कम पब्लिक में कोई इस तरह की बात नहीं होती थी जो एंटी कम्युनिटी हो या एंटी मुस्लिम हो बात करते हो। उन्होंने कभी पब्लिक में ऐसे नहीं किया, तो वो उनका इंडिविजुअल मामला था। तालिकोटी साहब तो उससे कहीं आगे इनका इंडिविजुअल नहीं है। ही इज अ वेरी ग्रेट एक्टिविस्ट ऑफ आरएसएस। तो उन साहब ने जो आर्टिकल लिखा, जैसे इनका नॉमिनेशन हुआ, तारीफ़ की, और तारीफ़ में यही कि आरएसएस से बीजेपी के इतने करीब हैं, इन्होंने उनके बीच में खाई, आरएसएस मुसलमानों के कराई और बड़ा काम करेंगे। तो मैंने पहले तो खैर उन्हें थोड़ा सा गलत कहा, लेकिन फिर मैंने कहा मगर शायद सबसे बड़े दुश्मन आप ही हैं तालिकोटी के, कि जो चीज़ चुपचाप दबी रह सकती थी उसने ऐसे उजागर किया कि जो थोड़े बहुत वोट मिल जाते थे शायद वो भी नहीं मिलेंगे। देखिए आप सबको पता है कि मुल्क का क्या हाल है।
2024 में किस तरह से मारो मरो की बात थी, और जो 400 पार की बात कहते थे 240 पे अटके। और ये खबरें आ रही हैं चारों तरफ से कि कम से कम 50 सीट उसमें मैनिपुलेट हुई, अदरवाइज 190 ही पर रुकते। एनी हाउ मेजोरिटी तो नहीं आई, सिंपल मेजोरिटी भी नहीं आई। हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। अभी कल रिजल्ट आए 13 सीट्स पे, 13 में 2 बीजेपी को मिली हैं, सिर्फ 2, एक इंडिपेंडेंट है, बाकी इंडिया गठबंधन को 10 गई हैं। तो हालात बदल रहे हैं, आप लोग दहशत से बाहर निकलिए। राहुल गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है कि जो दहशत में दबे हुए चुप थे उनकी आवाज़ उठने लगी है। तो आप डरे ना। अब सवाल आता है कैंडिडेट्स का। देखिए कैंडिडेट्स तो बाय एंड लार्ज सभी अच्छे हैं। अबरार साहब बहुत ही पढ़े लिखे आदमी हैं, उनकी इज्जत लोग करते हैं, बहुत पोलाइट हैं। आसिफ हबीब साहब बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं तो नहीं जानता पर्सनली, लेकिन मेरे बहुत से दोस्त उनके दोस्त हैं एंड बहुत यंग भी हैं और काफ़ी उनकी पहचान है जो कहा जा रहा है। अफजल अमानुल्लाह साहब सैयद शहाबुद्दीन साहब के दामाद हैं, वाइफ मंत्री मिनिस्टर रही है, बेहद शरीफ आदमी है, काम करने वाले हैं। उसके बाद सलमान खुर्शीद साहब हैं जो फॉरेन मिनिस्टर रहे और कई मिनिस्ट्रीज उनके पास रही, मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा के मेंबर, और क्या नहीं। इज ए ग्रैंड सन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फादर भी उनके खुर्शीद साहब बहुत बड़ी चीज़ थे। तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मैनी ऑफ देम आर हाईली क्वालिफाइड, लेकिन सबको तो प्रेसिडेंट नहीं बनना है, प्रेसिडेंट तो एक ही बनेगा। तो मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि आप सभी कितने भी अच्छे हों, अगर 6 के 6 लोग यानी तालीकोटी साहब को छोड़ करके दूसरे 6 लोग मैदान में रहते हैं तो तालीकोटी साहब को कोई हरा नहीं सकता, और आपकी नस्लें आपको माफ़ नहीं करेंगी जो इंडिया इस्लामिक कल्चर में उसके बाद होगा। चूँकि ये इतनी छोटी जगह नहीं, इसका मैसेज पूरी दुनिया में जाता है, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में जाता है, पूरे मुल्क में जाता है, हर हुकूमत में जाता है, बिकॉज दिस इज़ द ओनली पहचान ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। और किसने ज़मीन दी थी सबको मालूम है, इंदिरा गांधी ने। किसने इनॉग्रेट किया, सोनिया गांधी ने। तो ये जो खड़ा किया है, ये कांग्रेस को मैं अच्छा नहीं कहता हूँ। कांग्रेस ने 60 साल तक इतना बुरा किया जितना किसी ने नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी अब आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, एक नई रोशनी लेकर के आए हैं, लोग उनके साथ खड़े हो रहे हैं, सेल्फलेस आदमी। तो आप हालात को समझिए, और मैं जहाँ तक समझता हूँ, लोग नाराज़ न हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके मुखालिफ हूँ या मैं कम आंकता हूँ। अफजल अमानुल्लाह साहब बेहद नेक और अच्छे आदमी हैं, लेकिन गवर्नमेंट में रहते हुए काम करना अलग चीज़ होता है और पब्लिक डीलिंग बिल्कुल अलग होती है। वो बेहद ऑनेस्ट है, बेहद ईमानदारी है, बेहद डिवोटेड आदमी रहे और बड़े प्यारे आदमी हैं। शक्ल देखे तो दिल खुश होता है, लेकिन ये उन्हें भी सोचना पड़ेगा। सपोर्टर्स का तो ये है कि दबाव बना रखिए, वो उनके इंटरेस्ट में नहीं बल्कि अपने इंटरेस्ट में बातें करते हैं कि इनके सारे शायद हम भी निकल जाएं। आसिफ हबीब साहब वो बिजनेस वाले आदमी हैं। हाँ, अबरार साहब और सलमान साहब मेरी नज़र में, आई मे बी रॉन्ग, यू मे एग्री और डोंट एग्री, I don't need any support from anybody. I don't need any fear from anybody. मैं समझता हूँ जो मेन इलेक्शन होगा वो 3 के बीच में है इस वक्त, वो माजिद तालिकोटी साहब, सलमान साहब और अबरार साहब। सलमान साहब और अबरार साहब को ये तय कर लेना चाहिए कि इन दो में से एक रहे। That will be in the interest of
इस्लामिक सेंटर एज वेल एज कम्युनिटी। अब आइए, कुछ लोग इसमें इंडिपेंडेंट भी हैं जो किसी ग्रुप से नहीं है। जो मैंने कहा कि आप किसी एक पैनल को सब वोट ना दीजिए, इसकी वजह भी है कि ना तो उनमें जब चलता है मामला नोट ऑफ डिसेंट किसी का आएगा, चूँकि सब एक ख्यालात के, एक ने जो कहा वो होगा। और जब तक कि आप खुद कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ना हो तो सुधार नहीं होता। तो उस जो आपकी वहाँ इलेक्ट हो के जाएंगे उसमें सबकी अगर एक ज़बान है तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये नहीं कि नहीं होते, लेकिन कम हो जाते हैं। और अगर एक दो लोग ऐसे हैं जो उससे हट करके, लेकिन सही, ये नहीं कि मुखालफत करने के लिए से मुखालफत करें, सही बोलने की हिम्मत करेंगे तो उससे कुछ सुधार होने के चांसेस होंगे। तो इसलिए पैनल को एज इट इज़ अब नहीं, आगे तो बल्कि बैन कर दीजिए कि जो लोग पैनल बनाएं दे विल बी डिसमिस्ड फ्रॉम द मेंबरशिप। लेकिन इस बार भी जैसे मैं समझता हूँ, यामीन कुरैशी साहब है, मैं कल पहली बार उनसे पर्सनली मिला हूँ। ही विजिटेड अलीगढ़। हाँ, उन्हें देखता रहता था मैं डिफरेंट ग्रुप्स में। वो चाहते तो किसी भी पैनल में आ सकते थे, लेकिन मुझे लगता है, आई मे भी रहूँ, मेरा कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं, कि मुझे अच्छे आदमी लगते हैं तो ही मे बी प्राउड, उन्हें लाया जा सकता है। जफ़र महमूद साहब हैं, वो भी इंडिपेंडेंट है। ही इज़ ए टॉल पर्सनैलिटी, मैं समझता हूँ ही इज़ द बेस्ट, तो उन्हें आप इलेक्ट कर सकते हैं। मुदस्सिर हयात हैं, मेरे उस्ताद के उस्ताद क्या, मेरे कुलीग के बेटे हैं, आप सबके बीच में रहते हैं। ओल्ड बॉयज एसोसिएशन दिल्ली के प्रेसिडेंट भी रहे। तो नो इट इज़ अप टू यू कि आप लोग उन्हें देखें। उधर बदरुद्दीन साहब हैं। बदरुद्दीन साहब की मैं देखता रहता हूँ कि काफ़ी एक्टिव हैं, अच्छे हैं, बहादुर आदमी हैं। अमानुल्लाह साहब के ग्रुप में हैं, हालांकि पहले उन्होंने बड़ी मदद की, अबरार साहब के ग्रुप में रहे। आई डोंट नो व्हाई ही शिफ्टेड फ्रॉम देयर। उसी तरह से सलमान साहब के उसमें भी आजम बेग साहब हैं, फुरकान साहब हैं। ख़ास तौर से मैं नाम लूँगा एसएम खान। ही इज़ अ ग्रेट मैन, ए मैन ऑफ हाई रेपुटेशन, जिसे कोई भी आदमी जिनकी कसम खा सकता है। तो ही शुड बी ब्लॉक्ड। सिकंदर हयात हैं, और काफ़ी इस तरह के आसिफ झा साहब हैं। आजम बेग साहब भी यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे एमयू में, और फिर कुछ इन्होंने खड़े भी किए, स्कूल भी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट राजस्थान में। He had been my ward. I was the provost of Hadi Hassan, and he was living in. He came there as a president of union. तो इस तरह से बहुत से अच्छे लोग हैं। आप से यही मेरा कहना है। सलमान वारिस साहब हैं, वो तो एक कंट्रोवर्शियल पैनल के अंदर हैं, बट ही आई थिंक वेरी यंग एंड डायनेमिक पर्सन। दूसरी बात, बहुत से लोग कह रहे हैं कि साहब सलमान साहब के पास तो 3.5 साल बचे हैं। सलमान साहब भी कह चुके हैं, और बहुत से लोगों की डिमांड भी है, और ये लकी है कि आप 3.5 साल वाला टर्म बाकी जिसके बचे हैं वो आ रहा है। तो लोगों की राय है कि इसका टर्म 3 साल कर दिया जाए इलेक्टेड मेंबर्स का, तो उन्हें तो आसानी होगी। 3.5 है, 3 के बाद ख़त्म करके इलेक्शन कराए, जो ज़्यादातर लोगों की डिमांड है। बजाय ये कहें कि साहब बीच में वो चले जाएंगे, फिर क्या होगा, ये कुछ नहीं होगा। 3 साल का टर्म ज़्यादातर लोग चाहते हैं, 3 साल का टर्म करिए। दूसरी चीज़, अब मैं थोड़े से मेरे सजेशंस हैं कि एनुअल फीस को ख़त्म करिए। कैंटीन के लिए, डाइनिंग हॉल के लिए जो
आप रखे हुए हैं, जो खाना शादियों में खाना और वो प्रोवाइड करता है पार्टीज में, वो एक नहीं 4-5 रखी है, मिनिमम 5, जिनमें किसी के रेट 2000 पर प्लेट हो, किसी के 1 हो, किसी के 500 भी हो, जो गरीब से गरीब आदमी भी आके अपनी शादी वहाँ कर सकता हो। दिल्ली में शादी करना आसान नहीं है। दूसरी चीज़, एक और साहब ने भी ये बात कही कि शाम को आप 1.5 लाख लीजिए, लेकिन 10 बजे से 4 बजे तक दोपहर में उसके 30-40 हज़ार रुपये रखिए, जिससे जो आदमी ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता वो दिन में अपने वहाँ शादी कर सके। उसी तरह टेंट वाले कम से कम 5 वेंडर रखिए। एक आदमी 3 लाख में टेंट लगा रहा, दूसरा 2 में, तीसरा 50 हज़ार में, तीसरा 20 हज़ार में। आपने क्या कर रखा कि खाने के लिए भी एक है, खाना सप्लाई करने वाला, टेंट वाला भी एक है। ये बिल्कुल गलत है। और इतना ही है कि इसमें बड़ा लेन देन होता है। लोग मुझसे 50 लोग कह चुके हैं, पर्सनल जब बात है, लेकिन पब्लिक में लोग कहते हुए डरते हैं। चूँकि इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्हें ये भी डर है कहीं इससे मुखालफत ना हो जाए। तीसरी चीज़, अगर कोई भी आदमी इलेक्ट जो होकर आया है वो किसी तरह का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस का हिस्सेदार ना बने। ओनली येस्टरडे इट वाज डिस्क्लोज इन द मीटिंग, जहाँ पर के यामीन कुरैशी साहब थे, इदरीस कुरैशी साहब थे, बहुत से मोर देन 100 लोग थे। कहा गया कि चाय का कप, वो भी केतली में नहीं, सिर्फ कप, अराउंड 140 रुपीज़। कैन यू इमेजिन क्या हो रहा है? डकैती पड़ रही है, आप मेंबर्स की जेब काट रहे हैं। बराबर में इंडिया कल्चर सेंटर है, ICC, अरे वहीं से कंपेयर कर लीजिए, आपसे बेहतर चल रहा है। और रेट्स क्या है, कंसेशन क्या है। और जहाँ तक सवाल है मेंबर्स की, नो डाउट फ्री तो नहीं किया जा सकता किसी के लिए, ना फ्री लंच होता, लेकिन मिनिमम 25% डिस्काउंट ठहरने के लिए भी कमरों में दें, और खाने में और कैंटीन में भी उन्हें दें, और उनके बैठने का उड़ने का अच्छा इंतज़ाम हो कि अगर 10, 20, 50 आते हैं तो एक कॉमन जगह ऐसा हो जहाँ वो बैठ सके, वो किसी के मोहताज ना हो कि कोई ऑफिशियल कहे कि मेरे ऑफिस में बैठ जाइए। भाई वो मेंबर्स हैं, लाइव मेंबर हैं, उनके बैठने की जगह होनी चाहिए। तो यही मेरी कुछ बातें हैं। नो डाउट वो बात अच्छी तो नहीं लगी होंगी, और लेकिन ना लगे, बोलना तो पड़ेगा। अब एक बात और मैं कहना चाहूँगा, चूँकि मैंने आज बहुत गौर से देखा कुछ पोस्ट, हमारे छोटे भाई परवेज़ अहमद साहब हैं, हालांकि मैं तो खुद ही कड़क हूँ, कड़वी बातें करता हूँ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हफीजुल कलीमुल हफीज़ साहब के बारे में लिखा है, उन्होंने जिस तरह से उनकी तारीफ़ें की हैं वो जायज़ नहीं है। पॉलिटिशियंस इट इज़ ए ट्रेड, वहाँ रहेगा जहाँ फ़ायदा होगा। वो उन्होंने काम करके दिखाया है, उन जैसा आप ख्वाब में भी नहीं लिख सकते जो वो अखबारों में लिखते थे, जो वो काम करते थे। शाहीन एकेडमी उन्होंने चलाई, होटल भी अपना चला रहे हैं, और बहुत छोटी जगह से वो आए हैं, यहाँ तक वो पहुँचे हैं, उनकी मेहनत नज़र आ रही है। और रही उसकी, अगर वो कुरैशी साहब के उसमें आ गए तो जाहिर है उस वक्त शुरू में उन्होंने ये तय किया, सभी करते हैं, सभी लोग चाहते थे कि हम कुरैशी साहब के पैनल में आए, चूँकि उनके पास वोट जाता है। बाद में हालात बदल गए, तालिकोटी साहब को ले आए, और आपको आपको सब मालूम है कि जब नॉमिनेशन सब हो गए, उसके कोई 10-5 दिन के बाद दूसरे ग्रुप में कूद के चले गए।
तो जितना आप इसे गलत करें उससे ज़्यादा तो गलत वो है। दे आर मोर अपॉर्चुनिस्ट। और जैसा मैंने कहा हर ग्रुप में अच्छे और बुरे हैं। तो कलीमुल हफीज साहब के बारे में कभी कह रहे हैं कि आपको प्रेसिडेंट बनाया था ऑल इंडिया मुस्लिम AIMIM ने, ओवैसी साहब ने बिल्कुल बनाया था। प्रेसिडेंट तो रोज़ बदले जाते हैं, हर स्टेट में बदले गए। और उन्हें लेट डाउन करने वाले कौन है? वो आप हैं। ओवैसी से बड़ा वॉइस ऑफ मुस्लिम्स और बड़ा लीडर मुसलमान का कोई नहीं है। एक छोटी सी कम्युनिटी ईस्टर्न यूपी में जिसके 5 लाख वोट नहीं, उनकी अपनी पार्टी है, वो नेगोशिएट करते हैं, अपना MP बनाते हैं, मंत्री बनता है। आपने तो देखा। तो मुस्लिम बीइंग more than 20 करोड़ वो अपनी पार्टी बनाए, तो आप कहते हैं वो तो BJP की बी टीम है। अरे दलाल तो आप हैं। जो इन सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं उनमें मोर देन 90% दलाली ही करते हैं। और उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं है कि मुस्लिम लीडरशिप पनपे, चूँकि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो अगर वो उसके सदर बने, उन्होंने कोई गलत नहीं किया। हालात दिल्ली में जाहिर है वो कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने छोड़ दिया। जहाँ तक आप पार्टी का मामला है, ठीक है वो जेल में डाला हुआ, बेईमानी के तरीके से डाला हुआ, गलत तरीके से। आप पार्टी ने जो डिलीवर किया है 70 साल में ना कोई डिलीवर कर पाया, ना अगले 100 साल में कोई डिलीवर कर पाएगा। ये तो पॉलिटिकल वेंडट्टा है। अदरवाइज केजरीवाल हो या सिसोदिया हो, इनसे ईमानदार हिंदुस्तान में कोई नहीं है। और जो इन्होंने एजुकेशन में, हेल्थ में, ट्रांसपोर्ट में जो इन्होंने करके दिखाया, एजुकेशन, वो हिंदुस्तान में कोई ना कर पाया। यही वजह है कि उनके खिलाफ कांग्रेस वाले भी हैं और BJP वाले भी हैं। कांग्रेस से BJP वहाँ हाथ भी मिला लेती है, इसलिए कि दोनों, उन्हें डर है कि अगर ये डिलीवर करते हमने इसे अलाउ किया, जैसे पंजाब कैप्चर किया, हो सकता है कुछ दिनों में ये 20 स्टेट कब्जा लेगा। लिहाजा वो जेल में है। अंदरूनी तौर से जो कांग्रेस, राहुल गांधी को तो छोड़ दीजिए, वो तो एक्सेप्शनली एकोमोडेटिव आदमी है, अच्छी सोच वाला। लेकिन बाकी कांग्रेसी दिल्ली के बड़े खुश हैं कि दिस इज नो अपॉर्चुनिटी। भूल जाइए कि आपको वोट मिलेगा। वोट या तो केजरीवाल को मिलेगा या BJP को मिलेगा दिल्ली में। कांग्रेस दिल्ली में रिवाइव होने वाली आसानी से नहीं है, और होगी तो अच्छी सोच रही है, अच्छा काम करिए। तो मुझे यही कहना कि कलीमुल हफीज साहब के बारे में जिस तरह की बातें कही कि उन्होंने तो आप पार्टी ज्वाइन करी, अरे करी तो व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? आप पार्टी से अच्छी पार्टी हिंदुस्तान में है कौन सी? तो इतनी छोटी बातें करना, और वो भी सोशल प्लेटफॉर्म पर। जो परवेज़ अहमद नाम है, मेरी मुलाकात नहीं हो सकता, बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत पढ़े लिखे आदमी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस तरह से क्रिटिसाइज जिस तरह से आपने पूरे ग्रुप की, देखिए ये सबको पता है कि ताली कोटी की वजह से वोट नहीं जा रहा है उस पैनल को। पैनल मीन्स कुछ लोगों को जाएगा इंडिविजुअली, बट पैनल नहीं आ रहा। और सदर साहब अगर जीतते हैं ताली कोटी, तो आपके जिताने से जीतेंगे, चूँकि आप आपस में खुदगर्ज हैं और आपकी नीयत साफ नहीं। और ये कहना जो कहते हैं लोग, सिराज साहब ने कब्जा किया, मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्टेस्ट जो लड़ रहे हैं इलेक्शन, वो भी कब्जा ही करना चाहते हैं। लिहाजा ये भी पास करिए अब, चूँकि नए सिरे से होने वाला है, कि 2 टर्म से ज़्यादा कोई रहेगा नहीं और 1 टर्म 3 साल से ज़्यादा नहीं होगा, अगर आप वाकई वेल विशर हैं। तो मुझे यही कहना था। कुछ सख्त बातें थी, वो मेरी मजबूरी है, मेरी आदत है, मैं कहता हूँ। और रहा मेरा, आई हैव नो इंटरेस्ट, ना मुझे किसी से फेवर चाहिए, ना मुझे कोई वहाँ पोस्ट चाहिए, ना कंसेशनल रूम चाहिए, ना फ्री खाना चाहिए।
हाँ, मेरी अगर ज़रूरत है, मैं एक छोटा सा टीचर था यूनिवर्सिटी का, और आप लोगों की तरह वेल्दी तो नहीं हूँ बहुत मामले, लेकिन अगर मैं आपके काम आ सकता हूँ तो मैं आई एम अवेलेबल 24 आवर्स। थैंक यू वेरी मच।